केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एट वन गो। समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है। केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब ऐसे चेंजेस जो केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस में जिसमें शेप साइज कलर चेंज हो जाता, जिसमें एक बार चेंज हो गया तो वापस नहीं ला सकते, इसका मतलब इरिवर्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन का मतलब। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू साइन होना चाहिए। इसका मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। ये इस चैप्टर का मतलब ये है। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले वाला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन कहा, तो इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वेशन में राइट हैंड साइड होती है। तो ये समझने से पहले एक क्वेश्चन ये होता है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्यों जरूरी है। तो 9th में हमें ये पता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। द होल मास इन द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब तक इक्वल नहीं होंगी तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। और ये बात आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में से, वो केमिकल रिएक्शन से आओ, एसिड बेस से आओ, मेटल से आओ, रिएक्शन आई, इसका मतलब आपको उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना। आप विदाउट बैलेंस लिखेंगे तो वैल्यूअर के पास में आपके मार्क्स काटने के लिए पर्याप्त रीजन, तो उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया सबसे पहला कि व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ रिएक्शन। वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अदरवाइज उसका वायलेशन होगा। अब अगर हमने बैलेंसिंग का मतलब समझ लिया है कि बैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए, तो बैलेंसिंग के मेथड्स तो बहुत सारे हैं। हीट एंड ट्राई मेथड है, आप उसके कोएफिशिएंट्स लिखकर बैलेंस करने का भी मेथड है। अब यहाँ पर वो टू लॉन्ग हो जाएगा बैलेंसिंग सिखाना। इस पे मेन जो है पॉइंट समझने वाला अब वो ये है कि टाइप्स क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ही इसका क्या बताता है, टू कंबाइन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो जनरल रिएक्शन में हम लिखेंगे A + B हमें C देता है, यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन किया हमने। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये क्लासिफाइड है फर्दर दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है एक्सोथर्मिक और दूसरा पार्ट है एंडोथर्मिक। इन शब्दों का मतलब समझेंगे। एक्सो ये वर्ड जो है ये समझने के लिए है। एक्सो का मतलब होता है टू गिव आउट। आप याद करेंगे एग्जॉस्ट फैन ऐसा एक वर्ड है। एग्जॉस्ट फैन का मतलब क्या है, क्या वर्किंग है एग्जॉस्ट फैन का। एग्जॉस्ट फैन जो है वो अंदर की हवा बाहर देता है, टू गिव आउट एक्सो। और थर्मिक का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब क्या है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर दी जाती है ऐसी रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है ऐसी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम समझेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। जहां जहां पर भी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल के हिसाब से समझेंगे, अगर आपने कोई बीकर में रिएक्शन लिए, वो बीकर अगर गर्म हो गया तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हीट दी जा रही है, हीट इज गिवन आउट।
और वो बीकर अगर रिएक्शन करते वक्त ठंडा हो गया तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसमें हीट एब्सॉर्ब हो गई अंदर। दूसरे टाइप की ओर अगर बढ़ना है हमें, तो दूसरा टाइप जो है कौन सा है वो याद आ रहा है आपको? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोज होना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो अब हम याद करेंगे कि किसी भी चीज को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमको क्या लगती है? एनर्जी लगती है। अब एनर्जी लगती है तो एनर्जी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन का जनरल बनाया वैसे ये डिकम्पोजिशन का भी जनरल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि देखो कॉम्बिनेशन में क्या किया, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया। कैसे किया हमने? दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट है ये, एक रिएक्टेंट से जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करना यानी ए से आप बना रहे हो प्रोडक्ट्स, एक से आप बना रहे हो प्रोडक्ट्स, डिकम्पोज हो गया है एक से ज्यादा में। मैंने अभी बोला डिकम्पोज कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देखो कितनी प्रकार की हो सकती है। पहली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, बराबर। तो एनर्जी अगर इन द फॉर्म ऑफ हीट है इसका मतलब क्या है? वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने अभी बताया, थर्मल बोले तो हीट, एनर्जी अगर इन द फॉर्म ऑफ हीट है तो वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा कौन सा टाइप है एनर्जी का? लाइट। लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट से अगर रिएक्शन हो रही है तो वो कौन सी होगी? फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर उसे कहते हैं फोटोलिसिस। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हो रही है तो वो हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन कौन सी प्रकार की हो सकती है? थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटो डिकम्पोजिशन हो सकता है जिसे हम फोटोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो सकता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या है? पानी लिया, पानी में दो इलेक्ट्रोड डाले, करंट पास किया, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग, सिंपल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके ऊपर केस स्टडी आ सकता है, आपको दे देंगे एक डायग्राम कि भाई ये किस प्रकार की डायग्राम है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस निकलता, क्यों निकलता, ऐसे टाइप के केस स्टडी पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो गया दूसरा टाइप। पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट्स मिलकर, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है? आगे तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब ये डिस्प्लेस करना, किसी एक को उसकी जगह से हटाना। अगर आपको किसी को उसकी जगह से हटाना है तो आप तभी हटा पाओगे जब आप उससे ज्यादा ताकतवर होगे, पावरफुल होगे। तो अब अगर यहाँ बात मेटल्स की चल रही है तो मेटल्स की ताकत पता लगाने वाली एक सीरीज है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उसको याद रखने का टेक्निक भी बताया था मैंने आपको। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, होंडा सिटी पोर्श शेवरले, और फिर शेड्स भी मांगी, भाई नवाब को मांगी थी। एक कार से क्या होगा, अलग अलग शेड में मांगी। कौन से शेड थे? सिल्वर था, पहले तो मर्क्यूरी था, सिल्वर था, फिर गोल्ड था, प्लैटिनम था। तो इस तरह से आप वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही रटा है एग्जांपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से, कि अगर आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्ट्स में डालेंगे तो क्या होगा, ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब ये हुआ क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया, करीना ने कार मांगी। कौन सी मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी, फेरारी मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, आखिरी में और 2-3 के बाद में नीचे आता कॉपर। तो अब आप देखिए इन तीनों के
कंपैरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इन चारों पर ही फोकस इसलिए कर रहा हूँ वन शॉट बताने में या सम अप करके बताने में, क्योंकि इन चारों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी है। आपके स्कूल में आपको बताया होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा। तो 4 मेटल और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन, इन चारों को आपस में रिएक्शन करके करेंगे तो कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको ये 4 ही बताया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अपना रटाया है, अपने को पता है कि अगर आयन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ डालेंगे तो FeSO4 और कॉपर बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको क्या कर सकते हैं, आपको बताएंगे इधर दे देंगे कॉपर, इधर देंगे ZnSO4 और आपको बोलेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, माइंडसेट रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता है, लेकिन वो एग्जाम का जो पैनिक सिचुएशन है उस चक्कर में अपन क्या करते हैं, फट से CuSO4 लिख देंगे, Zn बाहर निकाल देंगे। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, अभी बताया ऑल्टो, जेन, फेरारी, 2-3 एलिमेंट छोड़ के फिर कॉपर। अब आप देखिए कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है कि ज्यादा है, कम है ना, नीचे है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी नीचे जा रही है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी अगर जिंक से बहुत कम है तो क्या कॉपर में ताकत है जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस करने की? नहीं है। ये बात ध्यान रखना, पेपर में ऐसा गूगली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे रिएक्शन लिख देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है, नो रिएक्शन। इसका आंसर है नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। रीजन, 1 मार्क के लिए अगर ऐसा वन वर्ड टाइप का आंसर होगा तो नो रिएक्शन लिख के भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछ रहे हैं, जैसे केस स्टडी आ गया, सॉल्ट सॉल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट पर केस स्टडी दे दिया, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया तो नो रिएक्शन लिख के 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गया 2 मार्क के लिए तो आपको इसके साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक के कई नीचे है, तो जिंक कॉपर से कई ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ आया आपको ये? ठीक है। चौथा टाइप क्या है? चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब अगर शब्दशः मीनिंग जैसा बोला है वैसा अगर मतलब लेंगे तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसकी डेफिनेशन वैसी नहीं बनती है। डेफिनेशन में आपको देखेंगे, अगर आप ये बताओगे तो वो कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ आयंस है। इसकी एक बहुत ही, आगे फिर से बोलूंगा, कई बार की हुई रिएक्शंस जो है वो है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, बैरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आपको बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन अब ये रिएक्शन हो कैसे रही, देखिए ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक्वस मीडियम में है। एक्वस मीडियम का मतलब क्या है, हमने इसके सॉल्यूशन पानी में बनाए, तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन पानी में बनाओगे तो ये बैरियम डिकम्पोज होगा, बैरियम की वैलेंसी 2 है, 2 पॉजिटिव आयन में, क्लोरीन जो है वो 1 नेगेटिव आयन में, सोडियम सल्फेट कैसे डिकम्पोज होगा, Na पॉजिटिव में, और SO4 कैसे होगा, 2 नेगेटिव में। तो डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या बन रही है डेफिनेशन, कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। आयंस का क्या हो रहा है, कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा है। तो कंप्लीट एक्सचेंज कैसे होगा बताइए, कंप्लीट एक्सचेंज कैसे होगा, ये देखो Ba 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे, ये देखो बना है प्रोडक्ट BaSO4, ये Cl ये Na ये आपस में कंबाइन होंगे, देखो बना है NaCl। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज पूरी तरीके से हुआ है, तो बोलते हैं कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसके बाद में ये हो गया आधा पार्ट, आधा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधा पार्ट अगर हो गया, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट इसका होता है, आपको 4 टाइप तो बता दिए, अब 5वां एक इंपॉर्टेंट टाइप जो है रेड और ऑक्स।
याद रखने के लिए लाल बैल रिएक्शन, लाल बैल रिएक्शन, रेड ऑक्स। अब एक्चुअली ये रेड ऑक्स है क्या? तो ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, जैसे रेड रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है और ऑक्स ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इन दोनों वर्ड से मिलाकर बन गया रेड ऑक्स रिएक्शन। अब ये रेड ऑक्स रिएक्शन जो बना है, रेड ऑक्स रिएक्शन जो है, इसको समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए क्या है। ऑक्सीडेशन समझेंगे बहुत आसानी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है। Whenever there is a gain of oxygen, such reaction is called as oxidation reaction. सिंपल है ना, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने किसी पार्टी में खाना खाया और बचा हुआ खाना कोई खाया ही नहीं ज़्यादा, या फिर वो छोड़ो, आप बहुत सारे लोग प्लेट भर भर के खाना खा नहीं पाते, फिर छोड़ देते, वो खाना दूसरे दिन सुबह खराब हो जाता है। क्यों? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी ऑक्सीजन आ रहा है ना उसमें, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल याद रखना। तो जहां जहां ऑक्सीजन का गेन हुआ वो क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ये इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन की और एक डेफिनेशन है इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो वो क्या होंगी? जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो ऐसी रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अपोजिट टू दैट रिडक्शन। जैसे ये ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन गेन होगा तो मतलब रिडक्शन होगा। अपोजिट टू दैट लॉस क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस होगा। तो ये दो डेफिनेशन है आपके सिलेबस में। आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन नहीं है सिलेबस में। तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन हो गया, रिडक्शन मतलब लॉस हो गया। अब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ होती है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। अब एक रिएक्शन है, इसमें जो हमने बोला है वो करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, आप यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ये बन गया कॉपर, इसका मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इधर ये हाइड्रोजन था, ये बन गया वाटर, इसका मतलब इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। इसका मतलब ये एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये एक एग्जांपल जो है ये रेड ऑक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। बराबर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए आपको? इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो है ही, ये टॉपिक बहुत हैपनिंग टॉपिक है जो क्वेश्चन पेपर में आता ही है इसका। यानी आप जब बोर्ड की एग्जाम दे रहे होंगे, 3 सेट्स पेपर में आपके होंगे, तो किसी न किसी सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही। अब रेड ऑक्स में एक और चीज पूछी जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ड्यूरिंग रेगुलर टीचिंग आपको याद होगा, मैंने इसका एक एग्जांपल कितना बेहतरीन दिया था, पिज़्ज़ा बॉय। पिज़्ज़ा बॉय को पिज़्ज़ा बॉय क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास पिज़्ज़ा होता है और वो पिज़्ज़ा देता है के लिए, खाने के लिए। बस इसी को डेफिनेशन में पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन देता है के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो अब आप यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन किसके पास है? कॉपर ऑक्साइड के पास। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसके पास ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन होने के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक दूसरी तरीके से भी इसको कैसे समझ सकते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है। ये ऐसा स्वैप उल्टा याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना बहुत आसान है, आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 10th के हिसाब से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना बहुत आसान है। क्यों? उसके पास ऑक्सीजन दिखा, हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद रिडक्शन होता है। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा?
रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो बस देखो वो जो बोला वो यही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसके पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जा रहा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका खुद का क्या हो रहा है? इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार से रिडॉक्स भी हम याद रख सकते हैं। और इस टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं रेंसिडिटी, करोजन एंड रेंसिडिटी। अब जैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही चल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, बराबर, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब मेटल्स के साथ में जब ऑक्सीडेशन ऐड होगा, मेटल को जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब वो करोजन होगा। हमने हमें बहुत ही पुराना एग्जांपल कई बार बताया हुआ है, आयन के बारे में बताया। आयन का क्या होता है? रस्टिंग होता है। तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तभी वो रस्ट हो रहा है। हाँ, तभी वो Fe2O3.XH2 पानी के मॉलिक्यूल ऐड हुए, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तब वो बन गया। तो मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे करोजन कहते हैं। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑयल और फैट्स में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसी ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इस पर कई बार 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जो क्वेश्चन होता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्यों भरते हैं? क्योंकि चिप्स के पैकेट में जो चिप्स भरे हुए होते हैं वो ऑयल से बनाए हुए होते हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, इसका मतलब वो चिप्स खराब हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए उसमें क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में उसे आने नहीं देता है। इससे हमें और एक सीख मिलती है कि अगर हम आपका बाहर जाकर कभी चिप्स का पैकेट खरीदे तो पहले देख लें कि वो कहीं से लीक तो नहीं है, या फिर उसमें का नाइट्रोजन खत्म तो नहीं हो गया, बाहर तो नहीं निकल गया, किसी ने पिन वगैरह मार दिया होगा। तो इस प्रकार से हम एक थोड़े से समय में ये पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं। थैंक यू।